होगी। यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। तो मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डेपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, ओआरएम बोलते हैं इसे, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। क्या करता है बेसिकली, ये डॉट नेट और किसी भी डाटाबेस के बीच में बैठता है और अपना काम करता है। बेसिकली इसका काम क्या है कि आपको डॉट नेट को इजिली एक्सेसिबल कराना, कनेक्शन और बाकी चीजों के हेल्प से डाटाबेस का, कि आपको डाटाबेस में कोई भी चीज एग्जीक्यूट करना है, कोई काम करना है, तो आपको इजिली एक्सेसिबल कराना। तो एक अलग से समझ लो फ्रेमवर्क है, अलग से एक प्रोजेक्ट है जो किसी ने बनाया है, और उसको हम यूज करते हैं सो दैट हम डॉट नेट और सीक्वल सर्वर या फिर किसी दूसरे डाटाबेस से कनेक्टिविटी कर पाए और वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। वो भी जो हमने एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ा था वो भी एक ओआरएम था, लेकिन हमने बताया था कि जैसे कई एप्लीकेशन होते हैं जिसमें आपको रिपोर्ट दिखानी है, रिपोर्टिंग करनी है, तो रिपोर्टिंग में आप डेपर यूज कर लेते हो बजाय कि एंटिटी फ्रेमवर्क के, बिकॉज वो कंपेरेटिवली स्लो है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क का कहाँ यूज करना है, जहां पे आपको प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, और डाटा स्पीड की आपको इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको डाटाबेस से स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए डाटा कनेक्टिविटी के लिए, आपको फंक्शनैलिटी ज्यादा चाहिए अगर, तो आप एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करोगे। तो चलो अब इसे बना के देखते हैं, सीधा स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे। पहला स्टेप तो क्या है, न्यूगेट पैकेज को इंस्टॉल करना है आपको। तो दो न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करेंगे हम, एक डेपर और एक सीक्वल की, क्योंकि हम क्वेरी लिखेंगे सीक्वल को कनेक्ट करने के लिए। तो सीक्वल डाटा क्लाइंट समथिंग लाइक दैट ऐसा नाम है, अभी चेक कर लेते। तो करने के लिए क्या करना है आपको, टूल्स पे आओगे, इसे नीचे ले जाते हैं पहले, टूल्स पे आओगे और कहाँ गया हमारा, मैनेज न्यूगेट पैकेज पे आ गए, यहाँ पे ब्राउज पे गए, डेपर को सिलेक्ट किया और इंस्टॉल कर लेना है, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है उसे इंस्टॉल कर लो। अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो, अब इंस्टॉल का बटन आ जाएगा तो इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल के लिए इसे बंद करते हैं। कहाँ गया हमारा टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, मैनेज न्यूगेट पैकेज मैनेजर, डेपर पे गए और हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल हो गया हमारा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। चेक करने के लिए यहाँ पे जाके आप अपने डिपेंडेंसीज में देखोगे, पैकेजेस में, तो डेपर आ गया है। अब डेपर के साथ साथ क्या हमें कर लेते हैं, एक सीक्वल डाटा क्लाइंट, सिस्टम डॉट डाटा डॉट सीक्वल क्लाइंट, ये वाला कर लेते हैं। ये बेसिकली क्वेरी लिखने के लिए, कि आपको क्वेरी क्योंकि डाटाबेस के लिए लिखनी है, इसलिए इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, ये भी इंस्टॉल हो गया। थोड़ा सा बिल्कुल आपको एंटिटी फ्रेमवर्क जैसे ही लगेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। जैसे वहां पे तो सब डॉट डॉट करके सब मिल जाता है, यहाँ पे हम क्वेरी अपने आप लिखेंगे। इसीलिए मैंने कहा था एडीओ डॉट नेट और एंटिटी फ्रेमवर्क के बीच में बैठता है ये। चलो ये भी इंस्टॉल हो गया होगा, डेपर ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमारा, इस पैकेज को तो समझ गए, पैकेज तो आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस सर। बोलो। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग बना देंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ बनाते हैं, ऐप सेटिंग में जाके डिफॉल्ट कनेक्शन ले लिया मैंने, लोकल होस्ट डाटाबेस, कोई सा भी एक डाटाबेस बना दो। तो खोल लेते हैं, एक डाटाबेस बना देते हैं। और डाटाबेस का नाम यही रख लेंगे, अप्रैल वेब एपीआई, कुछ भी लिख सकते हो, तो आपके ऊपर है, बस ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपका सही रहना चाहिए। कनेक्ट किया हमने, डाटाबेस आया, न्यू क्वेरी। आपको डाटाबेस वगैरह बनाना तो आता ही है, ये हम करा ही चुके हैं। इसी का नाम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे गड़बड़ ना हो। ठीक है, बन गया हमारा। अगर यहाँ पे चेक करेंगे रिफ्रेश करके,
तो हमें ये डाटाबेस दिख जाएगा। कहाँ है हमारा ये अप्रैल, ये रहा, सबसे ऊपर आ गया। क्लियर? अब हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई। उसके बाद क्या करना है हमें, अगला स्टेप, कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद हमें करना है कॉन्टेक्स्ट क्लास बनानी है। जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क में कॉन्टेक्स्ट क्लास बनी थी, यहाँ पे भी बनेगी। मैंने ऑलरेडी बना दी है क्योंकि आप ये काम ऑलरेडी एंटिटी फ्रेमवर्क में भी कर चुके हैं, तो रिपीटेड रुकने के लिए मतलब दोबारा यहाँ पे बनाने की जगह मैंने ऑलरेडी बना ली है। एक कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर बनाया और डैपर कॉन्टेक्स्ट नाम की क्लास बना दी। इसमें क्या बोला मैंने, अभी इसे हटा देता हूँ, अब आ जाएगा। इसमें मैंने क्या बोला, एक क्लास ली है, कोई सिंपल क्लास, कुछ भी इनहेरिट वगैरह नहीं किया, एक सिंपल क्लास है। इस क्लास का नाम रखा है डैपर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्फ़िगरेशन नाम की एक फाइल ले ली। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये डॉटनेट ऑटोमेटिकली एक क्लास प्रोवाइड करता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ऐप सेटिंग में से कुछ रीड करना होता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरफेस आप रीड कर सकते हो। मैंने क्या किया, इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे ऐड कर दिया और कनेक्शन स्ट्रिंग में मैंने रीड कर ली कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग डिफॉल्ट कनेक्शन। मेक श्योर कि आपका नाम और ये वाला नाम और ये वाला नाम सेम हो। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जिससे कि नाम सेम हो। अब आपको क्या चाहिए, एक और लाइन यहां पे लिखी मैंने, क्रिएट कनेक्शन। कभी भी मुझे कनेक्शन क्रिएट करना होगा तो मैं इसको यूज कर लूंगा। ये क्या है, एक कनेक्शन क्रिएट करेगा और बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, ये सिंपल एक सीक्वल कनेक्शन को रिटर्न कर रहा है। ये ना भी लिखूं, सीधा जहां पे यूज करूं वहां पे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे हर बार लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक ये बनाया, मेथड है बेसिकली ये, और इस मेथड ने क्या किया, एक सीक्वल कनेक्शन को रिटर्न कर दिया। चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, एक ही बात है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें यूजिंग करके वो क्लास ऐड करनी पड़ेगी। सिस्टम डॉट डाटा डॉट सीक्वल क्लाइंट जो हमने किया है वो। अभी क्या बोल रहा है, क्रिएट कनेक्शन। ओ, तो इसे इसकी जगह इस तरह से यूज करते हैं क्योंकि, हट जा भाई, कहां चला गया, क्योंकि अदरवाइज वहां पे रिटर्न कर देंगे तो वहां से भी कर सकते हैं, कोई दोनों में कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है। बट एक और तरीका यूज कर लो कि ये, तो ये ऑटोमेटिकली हर बार जब भी आप क्रिएट कनेक्शन को करोगे तो ये रिटर्न करेगा। अगर मैं नॉर्मल मेथड भी बना के करता तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, बस मुझे रिटर्न करना पड़ता। और अगर एक ही लाइन का कोड होता है तो हम इसे इसे इस वाले सिंबल के साथ ये करेंगे, तो ये भी यही कह रहा है कि जब भी आप क्रिएट कनेक्शन कॉल करोगे तो एक नया सीक्वल कनेक्शन बनाएगा और उसके अंदर एक कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देगा और आपको रिटर्न कर देगा। सीक्वल कनेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, ताकि हम डॉटनेट का सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्शन बिठा सकें। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर। विवेक आप बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में हमने यहां प्रोग्राम डॉट सी एस में लिखा था, यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में लिखने की जरूरत नहीं है। हमने सीधा यहीं पे डैपर जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है इसमें ही अपना काम कर दिया है, इसमें ही हमने लिख दिया है कि यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई, तो अब हमें यहीं से सारी कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह बना ली। अब इस क्लास को इस्तेमाल करके अपना हम सारा काम वगैरह कर सकते हैं। करना कैसे है, वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे एंटिटीज कहते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मतलब ये चाहे मॉडल बोल लो एंटिटीज बोल लो एक ही बात है, पर जनरली जब हम ओआरएम की बात करते हैं किसी ओआरएम ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग में, तो हम इसे एंटिटीज बोलते हैं। तो मैंने क्या लिया, एंटिटीज में आईडी, नेम, सैलरी, सिटी, कंट्री, ये 5 ले लिए मैंने। ठीक है, और एक काम करते हैं, डाटाबेस भी बना लेते हैं, यहाँ पे टेबल भी बना लेते हैं। याली ये ऑटोमेटिकली टेबल जनरेट नहीं करता, आपको टेबल होनी चाहिए, फिर उसके बाद काम करेगा। तो ये क्या एक प्रकार से हो गया डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच कह लो इसे।
हालांकि इसमें कोई डिवाइड नहीं होता कि डाटाबेस है या कोड फर्स्ट अप्रोच है, यहाँ पे एक टेबल होनी ही चाहिए आपको काम करवाने के लिए टेबल से। क्या नाम है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रख लेते हैं अपना एम्प्लॉयज। पहला लिया हमने आईडी, इंट ले लिया और प्राइमरी की ले लिया। दूसरा लिया हमने नेम सैलरी सिटी, नेम वेरकर 300, वेरकर लो या एनवेरकर लो, आपके ऊपर है। आजकल एनवेरकर ज्यादा यूज होता है, बस ये है कि एनवेरकर एक थोड़ा मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल करता है। आईडी नेम सैलरी सिटी कंट्री, सैलरी को इंट ले लिया, सिटी को वेरकर ले लिया। सर बैरकेयर और एन बैरकेयर में सर, जैसे बैरकेयर में स्पेशल करेक्टर सेव नहीं कर सकते ना, हाँ ये भी डिफरेंस। करेक्ट। नहीं स्पेशल कैरेक्टर नहीं, स्पेशल कैरेक्टर का मतलब एनसाई कैरेक्टर वो होते हैं कुछ, एनवाईका का स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। मतलब इसमें आप नॉर्मल स्ट्रिंग तो इस्तेमाल कर सकते हो, स्ट्रिंग में और भी चीजें, बट कुछ स्पेसिफिक कोड होता है, उस कोड का मैं नाम भूल रहा हूँ, वो पर्टिकुलर कोड के आप चीजें यूज नहीं कर सकते। आई थिंक एनसाई कोड ऐसे कुछ नाम होता है। यस सर, यस सर। अगर मैं आपको दिखा चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वेरकर इन सिक्वल सर्वर, ठीक है। वेरकर में क्या है, ओनली एस्काई कैरेक्टर। अब एस्काई कैरेक्टर क्या होते हैं, ASC2 का ये नॉर्मल कैरेक्टर, मतलब नॉर्मल स्ट्रिंग वगैरह ये सब यूज कर सकते हो आप। जैसे और अगर जैसे बहुत अलग अलग तरह के होते हैं ना, जैसे कोड जो होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेज में होते हैं, तो ये एक टाइप ऑफ कोड, एक टाइप ऑफ समझ लो लैंग्वेज है, एक टाइप ऑफ कोड है इसमें सारे। तो इसमें इंग्लिश के सारे कैरेक्टर आ जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सब कुछ आ जाता है इसमें, ऐसे ही। लेकिन एनवार का देखो क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज। जब आपको मल्टीपल लैंग्वेज कैरेक्टर आउटसाइड द स्काई सेट यूज करने हो तो यूज कर सकते हो। आउटसाइड ऑफ स्काई सेट क्या मतलब, मान लो चाइनीज लैंग्वेज में कुछ आपको स्टोर कराना है, कुछ एक अलग डिफरेंट लैंग्वेज में स्टोर कराना है, तो वहां पे एनवार कैर यूज कर लो। बस इस डिफरेंस क्या है, इंटरव्यू पूछेंगे तो भाई ये ज्यादा स्पेस लेता है, बिकॉज हर एक बाइट का ये 2 बाइट लेता है, जितनी वैरकर एक स्पेस लेगा उसका डबल लेता है स्पेस या एनवैरकर। तो आपको अपने हिसाब से यूज करना है कि कहाँ पे किसकी जरूरत है आपको। क्लियर है। यस सर। और हमें पता है भी हमारा जो कोड है इसमें कहीं पे भी हम नॉन स्काई कैरेक्टर चाइनीज या कोई दूसरी लैंग्वेज का कोड नहीं लिखने वाले, तो हम सिंपल यही ले लेंगे। उप्स, यहाँ पे चेंज करना है पहले। अच्छा रुक जाओ, पहले चेंज करने से पहले टेबल ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ से, मास्टर से। तुम भी समझ रहे हो विवेक, वैकर और नॉन वैकर में डिफरेंस? यस सर। ठीक। अपना डाटाबेस पहले सेलेक्ट कर लेते। ओके, हमने अपना डाटाबेस सेलेक्ट कर लिया, कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गई। अटैक आएगा सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम dbo डॉट एम्प्लॉय करेंगे एम्प्लॉयज, तो डाटा आ जाना चाहिए, मतलब डाटा नहीं आएगा, मतलब टेबल आ जानी चाहिए, स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, ये काम भी हमने कर लिया, टेबल भी बना ली। स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। फोर्थ, क्रिएट एन एंटिटी। ब्रैकेट में मॉडल लिख देता हूँ, एक ही बात है चाहे एंटिटी बोलो या मॉडल, पर ORM में हम मॉडल एंटिटी यूज करते हैं। अब रिपोजिटरी पैटर्न यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम उसे, एक ही बात है, मतलब होगा रिपोजिटरी पैटर्न ही यूज, लेकिन बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। देखो यहाँ पे बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यूज करेंगे और सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने ऐड कर देंगे यहाँ पे।
कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही इंटरफेस वाली क्लास है। तो क्या लिखेंगे हम, आई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसमें जो जो मेथड आपको बनाने हैं वो सब ऐड कर दोगे। जैसे एक बनाया मैंने, पब्लिक टास्क ऑफ आई इनरेबल गेट ऑल, ठीक है। यहाँ आई इनरेबल क्या होता है, लिस्ट होता है। और टास्क क्यों बनाया, क्योंकि हम असिंक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करेंगे। सिंपल डाटा लेके नहीं आएंगे, एसिंक्रोनस वे में लेके आएंगे। बताया हुआ है मैंने कि जब भी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है तो रिटर्न टाइप में डायरेक्टली रिटर्न टाइप यूज नहीं करते हम। टास्क और लिस्ट को यूज करना हो तो टास्क ऑफ दैट पर्टिकुलर चीज यूज करेंगे। तो अभी मुझे क्या यूज करना है, टास्क ऑफ एम्प्लॉय। एक्चुअली आई इनरेबल की जरूरत नहीं है, टास्क ऑफ एम्प्लॉय से भी हो जाना चाहिए काम। नहीं, टास्क ऑफ लिस्ट ना, टास्क ऑफ आई इनरेबल, ये सही लिखा है मैंने, ऐसे ही होगा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्या कर रहे हैं, टास्क ऑफ लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो टास्क एज ए रिटर्न टाइप भी यूज होता है ना, जैसे वॉइड की जगह टास्क। करेक्ट, जब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो वाइड की जगह टास्क। और अगर हमें क्योंकि लिस्ट रिटर्न करनी थी तो लिस्ट की जगह हमने आई इनरेबल भी एक लिस्ट का ही टाइप है, समझ लो। लिस्ट का पेरेंट है। लिस्ट के अगर तुम क्लास के पेरेंट में चेक करोगे तो एक आई इनरेबल भी होगा। ये तो हमने आई इनरेबल रिटर्न कर लिया। यहाँ पे लिस्ट भी रिटर्न करूंगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं देगा, बट हमने आई इनरेबल रिटर्न कर लिया फॉर द टाइम बिंग। क्लियर है ये बात, ये क्यों कैसा रिटर्न किया है? यस सर। Yes, sir. विवेक आप बताओ। Yes, sir. ठीक है, ये अंदर की लिस्ट रिटर्न की है। और क्योंकि ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होने वाली है तो टास्क ऊपर से ले लिया, दैट्स इट। एक और बनाऊंगा, बाकी दो आपको बनाने होंगे अपडेट और डिलीट के, क्योंकि कोड आपने ऑलरेडी ईआरएम में करा ही हुआ है। अब हम क्या बनाएंगे, टास्क क्रिएट वाला बना लेता हूं। क्रिएट ले लेते हैं सिंपल, ठीक है। बाकी आपको क्या बनाना है, अपडेट और डिलीट और गेट बाय आईडी या फिर गेट बाय नेम। बना लोगे? यस सर। होमवर्क क्या है, Yes, sir. अपडेट डिलीट और गेट बाय नेम। गेट बाय नेम, क्योंकि फ्रंट एंड से लोग आईडी तो पता नहीं होगा, वो नेम से ही सर्च करेंगे। तो जो नेम दे बंदा वो नेम से एम्प्लॉय आ जाए, तो नेम से बेटर रहेगा। चलो जी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा। अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या बनेगा, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी बनेगी एक। ओए कंट्रोलों में ऐड कर रहा हूं। ऐड क्या करेंगे, एक क्लास और एम्प्लॉय रिपोजिटरी ऐड कर दिया। क्या लिया इसमें, आई, कहां गया हमारा, आई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रोल डॉट किया हमने, इंप्लीमेंट इंटरफेस करेंगे, दोनों मेथड आ गए। लेकिन ये मेथड कहां से किससे काम करेंगे, इस डैपर कॉन्टेक्स्ट में तो लिखा हुआ है कनेक्शन वनेक्शन ये सब, तो यहीं से काम करेंगे ना। तो मतलब इसको इस डैपर कॉन्टेक्स्ट की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो कैसे लेके आते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क में जैसे लेके आए थे वैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, डैपर कॉन्टेक्स्ट, और इसे एक फील्ड में ऐड कर देंगे, रीड ओनली फील्ड में। अच्छा सॉरी, वेरिएबल का नाम नहीं लिखा था ना। कंट्रोल डॉट करेंगे अपने आप आ जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं हमें फील्ड में करना है, ठीक है।
रीड ओनली फील्ड में एक हमने सेव करा लिया। रीड ओनली फील्ड में बताओ क्यों सेव कराते हैं, बताया था आपको एंटिटी फ्रेमवर्क के टाइम में। बताओ नितिन, आप बताओ इसे रीड ओनली फील्ड में क्यों कराते हैं सेव, नॉर्मल में क्यों नहीं कराते? सर इसे बाहर ताकि से एक्सेस नहीं करते। नहीं, बाहर के लिए तो प्राइवेट है, कि बाहर से एक्सेस ना हो तो प्राइवेट है। रीड ओनली इसलिए कराते हैं क्योंकि मान लो इसमें 15-20 मेथड बना दिए और किसी ने अपने मेथड के अंदर ही चेंज कर दिया, डेपर कॉन्टेक्स्ट में कुछ और डाल दिया, तो इस चीज से अवॉइड, अब इस चीज से बचने के लिए रीड ओनली कर देते हैं कि भाई कल को कोई भी बंदा एक बार बन गया तो दोबारा इसे चेंज ना कर पाए, इसीलिए रीड ओनली कर देते हैं। कि अगर 20 मेथड आ गए और किसी ने गलती से, आप एक प्रोजेक्ट में आप ही काम नहीं करते ना, 5-7 डेवलपर कर रहे होंगे, किसी ने अपने मेथड में ही चेंज कर दिया डेपर कॉन्टेक्स्ट, तो सारा डाटा गलत हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, अब यहां पे भी थोड़ा इसे विश्राम देते हैं, कोड लिखेंगे इसका, लेकिन एक और चीज कंसेप्ट समझने से पहले कंट्रोलर पे आते हैं। अच्छा, पहले तो वो प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके ऐड कर लेते हैं। वो करते थे ना, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप्ड, क्या है ये, डेपर कॉन्टेक्स्ट। ये लो, क्योंकि खाली क्लास है, अगर इंटरफेस होता था तो ऐसे करते थे, आई डेपर कॉन्टेक्स्ट कोमा करके ये, पर ये तो खाली क्लास है तो इसमें इस सब की जरूरत ही नहीं है, खाली डेपर कॉन्टेक्स्ट को ऐसे ऐड कर लिया। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, करेक्ट। मैंने पिछली बार कैसे बताया था, ऐसे बताया था कि क्लास को भी ऐसे करो ऐड, पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये भी करोगे तो भी चाहिए, सही है कि भाई डेपर कॉन्टेक्स्ट का जब भी ऑब्जेक्ट मांगे तो ये डेपर कॉन्टेक्स्ट दे दियो, तो ये भी करोगे तो भी सही है, लेकिन सिंपल ऐसे लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली एमवीसी समझ जाता है, सॉरी ये डॉटनेट समझ जाता है। तो डेपर कॉन्टेक्स्ट अब जब भी यहाँ पे रिपोजिटरी में वो डेपर कॉन्टेक्स्ट का, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं रहे, लेकिन क्योंकि हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में लिख दिया, तो जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली इसे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा नाम नहीं करते, छोटा ही नाम कर देते हैं जनरली, मैं क्योंकि राइट जो करेक्ट प्रैक्टिस है वो भी बता रहा हूँ कि कोड हम जनरली लिखते कैसे हैं, तो जनरली हम यहाँ पे छोटा सा ही नाम कर देते हैं इसका। तो कहाँ गया, रीनेम कर देते हैं इसे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। अब दिस लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिस जानते हो क्यों लगाना पड़ता है? अगर मेथड का वेरिएबल और क्लास का वेरिएबल का नाम सेम हो, जैसे यहाँ पे डेपर कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ पे भी डेपर कॉन्टेक्स्ट होगा, और मैं ऐसे असाइन कर दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा भी किसमें करेगा असाइन, तब मुझे दिस लगाना पड़ता है। दिस का मतलब होता है मेरे क्लास वाले वेरिएबल के अंदर असाइन करो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पर जैसे ही मैंने वेरिएबल का नाम चेंज किया, अब इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, तो दिस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। क्लियर है सर। चलो ठीक है। अब फिलहाल के लिए कंट्रोलर का कोड लिखते हैं, वापस आएंगे अपने पे, टेंशन नहीं लेना। फिलहाल के लिए कंट्रोलर का कोड, ये सब हमने यहीं पे एम्प्लॉय बना दिया था, अभी ये हटा देंगे। स्टैटिक स्टैटिक की जरूरत नहीं है हमें। क्या चाहिए हमें, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए भाई। और इसको कंट्रोल डॉट करेंगे और एक फील्ड में साइन कर देंगे। कई जगह लोग सेम नाम लिखते हैं, कई जगह लोग अंडरस्कोर लगाते हैं, पर मोस्टली पब्लिक वेरिएबल में लोग क्या करते हैं, कई कंपनीज
वो आपकी कंपनी जब ज्वाइन करोगे या फिर जहां पे होगा सबका रूल बुक होती है कि क्या यूज करना है। लेकिन ये मैंने मोस्टली जगह देखा है कि अंडरस्कोर कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो पब्लिक वेरिएबल अंडरस्कोर के साथ होते हैं, प्राइवेट वेरिएबल और सॉरी प्राइवेट या मेथड लेवल के वेरिएबल विदाउट अंडरस्कोर, और क्लास लेवल के वेरिएबल अंडरस्कोर के साथ लिख देते हैं। ठीक है भाई। गेट में तो कोई चिंता है ही नहीं। गेट वाले को तो क्या करना है, सिंपल एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट डॉट गेट ऑल कर देना है। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, टास्क। तो यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, असिंक। और यहां पे रिटर्न क्या करना पड़ेगा, अवेट। क्लियर है। आपको बता ही रखा है मैंने कि भाई असिंक और अवेट करना पड़ता है। क्या बोल रहा है ये, मस्ट बी वॉइड टास्क, टास्क टाइप ये। ओके, इस तरह से ना करके इसे, एक्चुअली सही है, बस ये कह रहा है यहां पे यार टास्क लिख लो। ये बोल रहा है कि क्योंकि असिंक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है तो इसे टास्क बना दो, यहां पे असिंक लिख दो, यहां पे अवेट कर दो। ये आपको ऑलरेडी मैं असिंक अवेट वाली क्लास में बता चुका हूं कि कैसे यूज करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है। क्लियर है सर। ये गेट क्लियर है आईडी सर। वाला मेथड तो आपको बनाना है। तो इसमें अभी मैं नल कर देता हूं, ये हमें नहीं चाहिए कुछ। पोस्ट वाला मेथड हमें बनाना है। अच्छा, पोस्ट वाला मेथड कैसे बनेगा ये देखो, ये भी एक वो होता है कि किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। तो जनरली एंटिटीज को हम सेपरेट रखते हैं कि भाई ये एंटिटीज क्या हैं, ये एंटिटीज की चेंज भी हो सकती है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है आईडी की हमें जरूरत ही नहीं होती। जब हम पैरामीटर पास कर रहे होते हैं तो आईडी की जरूरत ही नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली डाटाबेस में होती है। या फिर हम पैरामीटर कुछ स्पेसिफिक को ही ऐड करवाएं कि पूरा नेम सैलरी सिटी कंट्री ना करवाएं, दो तीन ही करवाएं। तो इसीलिए परम को भी, पैरामीटर को भी हम क्या करते हैं, एक अलग से फोल्डर में कर लेते हैं। दिखाता हूं कैसे करते हैं तो समझ में आएगा। इन, ओए परमांस लिख दिया, परम्स। अब इसमें क्या है, सारे पैरामीटर आ जाएंगे। तो मैं एक क्लास बनाऊंगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी बचने के लिए कि आप उसी एंटिटी को हर जगह यूज मत करो, एंटिटी का इस्तेमाल सिर्फ बैकएंड में होगा, सिर्फ रिपोजिटरी के साथ होगा जो कि कनेक्टिविटी करेगी डाटाबेस के साथ। पर फ्रंट एंड में आप क्या भेज रहे हो, वो पैरामीटर डिफाइन करते हैं, परम बोलते हैं उन्हें। पैरामीटर मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गई परम की। तो यहां पे आप बनाओगे इंप्लॉय परम्स। अब यहां पे मान लो आपको सब कुछ नहीं भेजना, आपको सिर्फ इसे कॉपी कर लेते, ये भेजना है आपको सिर्फ। तो जितने परम की जरूरत है उसे यहां पे लिख लिया आपने। अब कंट्रोलर में जाके इंप्लॉय की जगह परम्स ले लेते हैं। आपको क्या तो एडिशनल काम हो गया हालांकि, तो बात सही है, मतलब एडिशनली काम है यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है छोटे, क्योंकि एक ही लाइन का प्रोजेक्ट है, मतलब एक हम खाली एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये तो एडिशनल वर्क हो गया, एक क्लास हमने एंटिटी में बनाई, फिर एक यहाँ पे परम के लिए बनाई। बट जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करते हो तो पैरामीटर्स को अलग से डिफाइन करना होता है। और क्योंकि मोस्ट कई सारे केसेस में एंटिटीज में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हमें पैरामीटर में यूज नहीं करनी होती। तो हम पैरामीटर को अलग से डिफाइन करते हैं और एंटिटीज को अलग से। तो इसलिए मैं बस एज अ बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूं कि कैसे हम यूज करते हैं। तो परम हमने लिया,
अच्छा, ये पुट में नहीं आएगा। ये सारे मेथड तो आपको बनाने हैं। अभी मैं कंट्रोल केस ही कर दे रहा हूँ, इन्हें कमेंट कर दे रहा हूँ। पोस्ट वाला मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एंटिटी फ्रेमवर्क सीख चुके हैं। तो ये मेथड आपको बनाने हैं, इसलिए इनको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। आपको अपना कोड लिखना है। नहीं कर पाओगे तो बताऊंगा, जाहिर सी बात है। तो यहां पे क्या लिया हमने, एम्प्लॉय परम्स वैल्यू, और यहां पे लेना पड़ेगा हमें टास्क, और यहां पे क्या पोस्ट कर दिया हमने, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट डॉट एड वैल्यू। बहुत सही। अब ऐड थोड़ा ना मेथड का नाम, क्रिएट था मेथड का नाम, वैल्यू। अब यहां पे ऐड की है। कंफ्यूज होना तो जब भी मुझे बता देना कि भाई कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। यहां पे जब क्रिएट ऐड किया है, पहले इसे असिंक बना लेते हैं और इसे अवेट बना लेते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे, जब क्योंकि हमने इसे क्रिएट वाले में ये यूज किया है, तबकि हमने जो मेथड बनाया था तो उसमें पैरामीटर पास करना भूल गए थे। तो हम कॉन्ट्रैक्ट को खोलेंगे, यहां पे जाएंगे और पैरामीटर पास करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। अभी तक क्लियर है? विवेक, आपको भी समझ में आ रही है अभी तक बातें? यस सर। ठीक है भाई। तो ये दोनों मेथड हमारे यहां से भी बन गए। ठीक है, यहां पे हमने ये ले लिया, यहाँ पे वो कर दिया। हालांकि यहाँ पे अभी ट्राई कैच भी होता है, वो भी बता दूंगा मैं आपको बेस्ट कोड। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप पहले पूरा करंट ऑपरेशन करना। फिर यहाँ पे हम दरअसल ये भी करते हैं कि मान लो डाटा में कहीं एरर आ गई, तो सीधा यूजर को ये ना हो कि फट जाए कोड, एक प्रॉपर एरर रिटर्न हो। तो वो भी कोड लिखना पड़ता है। लेकिन फिलहाल के लिए खाली गेट और पोस्ट करके देखते हैं कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे कोड जाएगा। अब तो सब कुछ सही चल रहा है हमारा, कि मतलब गेट पे जाएगा, गो टू डेफिनेशन में जाओगे तो ये देख लोगे भाई ये मेथड है, कहाँ कहाँ पे कॉल हो रहा है। एम्प्लॉय रिपोजिटरी में हो रहा है, कंट्रोलर में हो रहा है। रिपोजिटरी के अंदर जाओ तो अब आपको यहाँ पे अपना सिंपल सा कोड लिखना है, और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय परम्स। ठीक है, ये तो वही बात हो गई, लेना ही पड़ेगा। अब लिखने जा रहा हूं कोड। ठीक है, तो दोनों का ही कोड थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। कैसे लिखते हैं, वेर क्वेरी, पहले गेट वाला लिखता हूं। यही वाली क्वेरी उठा लेते हैं, सेलेक्ट। चलो भाई, अभी तो खैर डाटा नहीं है कुछ भी। एक दो डाटा हम क्या करेंगे, डाल देंगे चलाने से पहले। अब क्वेरी लिख गई, लेकिन इस क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करना है हमें। अच्छा, एट द रेट क्यों लेते हैं आगे? एट द रेट लेने से क्या होता है कि अगर कुछ भी आपने वैसा ट्रम्प यूज किया तो आपकी स्ट्रिंग प्रॉपर बन जाती है। मान लो आपने यहाँ पे नई न्यू लाइन डाल दी, ये सब डाल दिया, तो आपकी न्यू लाइन वगैरह नहीं आएगी, सब मैनेज हो जाएगा। तो फॉर्मेट करने के लिए एट द रेट आगे लगा देते हैं। अब क्वेरी आ गई, क्या क्या स्टेप है, कोड क्या लिखना है हमें, एक क्वेरी बनानी है, सीक्वल सर्वर की क्वेरी बनाई, कनेक्शन ज्वाइन करना है, और कनेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कराना है। बात सही है नहीं है? यस सर। ठीक है। अच्छा, इन्हें भी एसिंक लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एसिंक का ऑपरेशन कराना है ना, इसलिए। चलो भाई, अब कनेक्शन स्ट्रिंग को हमेशा यूजिंग के अंदर यूज करते हैं। अभी बताऊंगा यूजिंग क्या है। अभी कोड लिख देता हूं, फिर बताऊंगा। यूजिंग होता है कि आपने जो भी चीज इसके अंदर यूज करोगे, इस ब्रैकेट के बाहर जाते ही वो ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो जाएगा। डिस्पोज मतलब ऑटोमेटिकली मर जाएगा।
आपको बार बार उसे अपने आप से, मतलब चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। जब आप कोड लिखते हो तो आपके कोड को मेमोरी मिलती है रैम पे। क्या ये बात क्लियर है? नहीं है? यस सर। Yes, sir. ना चलाते हो तो भाई मेमोरी नहीं मिलेगी तो चलेगा नहीं कोड। अब जब आप डॉटनेट क्या करता है, डॉटनेट में मैंने बताया था सीएलआर होता है, सीएलआर के पास एक गार्बेज कलेक्टर नाम की चीज होती है। थोड़े टाइम के बाद हर एक साइकिल, उसकी 3 स्टेज होती हैं, तो हर एक स्टेज पे चेक करता रहता है कोई डाटा तो, कोई एडिशनल तो नहीं पड़ा हुआ, कोई ऐसा रैम पे मेमोरी जिसको काम में नहीं आ रही। तो जो काम पे नहीं आती उसे डिलीट कर देते हैं, कर देता है गार्बेज कलेक्टर। लेकिन कुछ चीज जो आप चाहते हो कि भाई इसे इमीडिएटली अभी डिस्पोज हो जाना चाहिए, उसको आप यूजिंग के अंदर लिख दो। तो यूजिंग के अंदर क्या होगा, जो भी चीज मैं लिखूंगा, जो भी वेरिएबल लूंगा, या फिर स्पेशली कनेक्शन को, कनेक्शन नाम की जो सीक्वल कनेक्शन नाम की चीज है, इसको हमें उसी टाइम पे डिस्पोज कर देना होता है, ताकि हमारा कनेक्शन बने डाटाबेस से, डाटा ले और कनेक्शन बंद कर दे। ऐसा ना हो कि कनेक्शन खुला रह जाए या कनेक्शन वहीं पे बना रह जाए। तो इन पर्टिकुलर चीजों को, कुछ चीजों को हमें यूजिंग के अंदर लिखना होता है। कोई पूछेगा क्यों लिखते हैं, तो आपको बोलना है जिससे हमारा जो भी हमने इसके अंदर रिसोर्स लिया है, उस रिसोर्स को डिस्पोज हो जाए ब्रैकेट के बाहर। इस ब्रैकेट के बाहर इसका कोई काम नहीं होगा, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी के अंदर जो भी कोड लिखेंगे उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं भी बताता हूं। कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन कैसे बनाना था हमें पता ही है, हमने वहां पे कोड लिखा था कॉन्टेक्स्ट क्लास में। क्रिएट कनेक्शन, कनेक्शन बन गया यहां पे। अब रिजल्ट के अंदर हमें क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट, क्या था इसका, क्वेरी एसिंक। क्या नाम होता है, चेक कर लेते हैं, नाम भूल गया मेथड का। एग्जीक्यूट असिंक तो उसमें होता है, इसमें होता है क्वेरी असिंक। ये होता है कोड। तो यहां पे ले लेते हैं रिजल्ट, अच्छा अभी ये टास्क आइनरेबल है, इसे इसे सही करते हैं, अभी रुक जाओ, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, क्या रिटर्न करना है हमें इसमें, आइनरेबल ऑफ एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय हो गया हमारा काम। तो क्या किया हमने, असिंक मेथड था, मैं सही लिख रहा था, क्वेरी असिंक ही होता है, बस वो मैं अवेट लगाना भूल गया था। तो अवेट करके हमने क्या किया, जो भी कनेक्शन आपने बनाया है उसको डॉट करके क्वेरी असिंक, मतलब डाटाबेस में क्वेरी बनाओ, और जो भी क्वेरी आएगी, जो भी आपने क्वेरी यहां पे लिखी है उसको एग्जीक्यूट करो डाटाबेस में। इस लाइन का मतलब बस इतना है। रिटर्न रिजल्ट। तो क्या किया हमने, एक क्वेरी लिखी, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन का मेथड देखो मैंने दिखाई दिया था, कॉन्टेक्स्ट क्लास में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई जब भी कनेक्शन बनेगा तो सीक्वल की कनेक्शन स्ट्रिंग को रिटर्न कर दियो। उसने रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही कनेक्शन बना तो मैंने क्या कहा, भाई रिजल्ट के अंदर क्या आ जा, कनेक्शन डॉट क्वेरी असिंक। असिंक क्यों, क्योंकि असिंक्रोनस वे में हमें काम करना था। क्या रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय टाइप की इंफॉर्मेशन को रिटर्न करेगा, और क्वेरी को अंदर जो क्वेरी लिखे इसे एग्जीक्यूट कर देगा। जो भी एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट आया, रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। क्लियर है बात, समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है सर। Yes, sir. तुम बताओ विवेक। Yes, sir. That is.
तीन स्टेप याद रखने हैं बस। एक क्वेरी लिख दो, जो SQL सर्वर में लिखते हो वैसे ही क्वेरी लिख देनी है यहाँ पे। दूसरा क्या करना है, कनेक्शन खोलना है भाई, क्योंकि कनेक्शन नहीं खोलोगे तो SQL सर्वर पे काम कैसे कराओगे। तो कनेक्शन बनाया और खोला। कनेक्शन को हमेशा यूजिंग में लिखते हैं, ताकि हम वेट ना करें कि गार्बेज कलेक्टर कब आके हमारा ये साफ करेगा, क्योंकि कनेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने अपने डाटाबेस का कनेक्शन खोल दिया तो हैकर्स के लिए भी इजी हो जाता है। तो आप इसको आपने अपने आप ही यूजिंग के अंदर लिखा कि इस लाइन के बाद ऑटोमेटिकली सब डिस्पोज हो जाएगा जो भी आपने काम किया है। तो आपने इस लाइन से पहले ही इसीलिए रिटर्न को रिजल्ट बनाया और रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। क्लियर है। चलो भाई, पहले अब इस कोड को डिबग करके देखते हैं चल भी रहा है नहीं चल रहा। एक काम करते हैं, दो चार डाटा डाल देते हैं इसके अंदर। मुश्किल तो नहीं लग रहा नहीं सर। ना? उसके जैसा ही है बिल्कुल, एंटिटी फ्रेमवर्क को के जैसा ही। ये एडिशनल है इंटरव्यू में विवेक, तुम्हारे इंटरव्यू में तो पूछेंगे भी नहीं है। बट ये है कि अगर आपको कभी पूछें कि भाई इस तरह सिनेरियो बेस पूछ लें, तो आप बता सकते हो कि क्या इस्तेमाल करना है। नितिन तुम्हारे लिए है, अगर तुम किसी इंटरव्यू देने जाओगे तो तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई हमारी फ्रंट एंड एक एप्लीकेशन है जिसमें रिपोर्टिंग यूज करनी है हमें, तो मैं कौन क्या यूज करूं, ADO.NET यूज करूं या एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करूं या कुछ और यूज करूं। तब तुम बता सकते हो कि एंटिटी फ्रेमवर्क स्लो होता है एज कम्पेयर टू ADO.NET। अगर आपको बहुत फास्ट करना है तो ADO.NET कर लो। लेकिन एक और लाइब्रेरी है डॉट नेट में जिसको आप इस्तेमाल करके दोनों का फायदा ले सकते हो, ADO.NET वाला भी और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला भी। वो है डेपर डेपर लाइब्रेरी। तो फिर वो इससे मतलब इंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है सर। पर विवेक के लेवल पे हो सकता है भी इतने डिटेल में नहीं पूछेंगे। कुछ भी लिख देते हैं फिलहाल के लिए। चलो भाई, अब करेंगे अपना प्रोग्राम रन। बिल्ड कर लेते हैं पहले, तो देख लें कुछ गड़बड़ वड़बड़ ना हो, क्योंकि एक बार में कोड कोई चलता नहीं है, जाता तो गड़बड़े आ ही जाती हैं कोई ना कहीं। रन करके देखते हैं। क्या था हमारा? स्वैगर था ना? ठीक है। दो ही मेथड है, गेट और पोस्ट। तो देखते हैं गेट चलता है या नहीं चलता। पहली बार में ही गड़बड़ होगी तो सही करेंगे इसे। ट्राई इट आउट। ओके आ गया, पहली बार में डाटा आ गया। लेकिन डाटा ने क्या दिया है हमें? 0 0 0 0 0। बताओ क्यों? बताओ। क्योंकि अभी एक पेज खोलूंगा, उसे देख के तुम्हें बताना है क्यों दिया है। मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें मैं जानना चाह रहा हूँ तुम बता पाओगे नहीं बता पाओगे। कहाँ गया हमारा रिपोजिटरी? ये रही। उसने रिजल्ट 0 क्यों रिटर्न किया? डिबग कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे लग रहा था यहाँ पे मैंने गलत नाम यूज किया, एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयज कर लिया नाम, इसलिए 0 रिटर्न किया। लेकिन मैंने नाम तो सही यूज किया है। राइट, नाम तो सही है। तो एक काम करते हैं, डिबग करके देखते हैं डाटा क्या क्यों नहीं आ रहा। सीधा यहीं पे लेके आते हैं, देखते हैं यहां से रिटर्न रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, रिजल्ट तो आया। ओके, एग्जीक्यूट। ओ, एरर आ गया ना, मैंने एग्जीक्यूट किया ही नहीं था। सॉरी सॉरी सॉरी। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। मैंने ट्राई इट आउट पे क्लिक किया था, गेट मेथड कॉल ओपन किया, ट्राई इट आउट पे क्लिक किया। अब जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक कर रहा हूं तो एरर आ जा रही है, 500 एरर। तो इसे डिबग करके देखते हैं, वैसे पढ़ के देखते हैं पहले एरर में क्या है। while attempting to activate this controller
कुछ कुछ बोल रहा है, जहां तक लग रहा है हमने एक वो ऐड करना भूल गए क्या, एक्टिवेट करने के लिए बोल रही है। क्या कह रहा है कि भाई जब मैं कंट्रोलर को एक्टिवेट करने गया तो मुझे यहाँ पे आई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट मिला, और कॉन्ट्रैक्ट तो मिला मुझे, लेकिन कोई भी क्लास आपने ऐड नहीं की इसके साथ। तो कहने का मतलब क्या है, हमने बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट करके वो ऐड करना भूल गए। बिल्डर, देख रहे हो कैसे एरर निकल रही है, कैसे एरर समझ में आती है कि हम यहाँ पे क्या ऐड करना भूल गए। आई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट जब दे तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी रिटर्न कर दियो। ठीक है, कैसे पता लगाया मैंने, एरर दिख जाए यहाँ पे, कहाँ गई, कहाँ खुला हुआ है ये? मतलब वो यही अभी पता नहीं कहाँ चला गया, वो खुला कहाँ पे है वो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन कैसे पता लगाया मैंने, वो बोल रहा था कि वाइल क्रिएटिंग द कंट्रोलर देयर इज सम इशू। तो कंट्रोलर क्रिएट करते वक्त इशू कब आएगा, जब आप कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर में हमने इंटरफेस लिया हुआ था, कनेक्ट करा रहे थे, लेकिन हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज बताया ही नहीं था कि उसे भाई ऑब्जेक्ट भी बनाना है तेरे को। तो ये प्रॉब्लम तो ये सॉल्व कर देगा। इसके अलावा भी और प्रॉब्लम हो सकती है, बट एटलीस्ट ये वाली प्रॉब्लम तो इसको ये सॉल्व कर देगा, ये जो हमने लिखा है। दोबारा से गेट किया, ट्राई इट आउट किया और एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, आ गया हमारा मेथड कॉल तो हुआ एटलीस्ट। देखते हैं कुछ रिटर्न हुआ है। अभी देखो अभी भी सही है, ठीक है। क्या कह रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। परमिशन डिमांड प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है, चेक करते हैं भाई इनिशियलाइज क्यों नहीं है हमारी। कनेक्शन स्ट्रिंग को चेक करते हैं, रिपोजिटरी पे आते हैं। ये है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो क्रिएट कनेक्शन क्या करेगा, गो टू डेफिनेशन, कनेक्शन स्ट्रिंग, डिफॉल्ट कनेक्शन इसने लिया है। यहाँ पे CONECTION लिख रहा है, देखते हैं वहां पे भी यही है। ओ स्पेलिंग गलत है ना, डिफॉल्ट CONNECTION, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, कॉन्टेक्स्ट में जाके स्पेलिंग गलत हो गई है। चलो भाई दोबारा ट्राई करते हैं। तो इसीलिए डिबग आना जरूरी है, क्योंकि कितना भी अच्छा से अच्छा कोडर हो, एरर तो गलतियां आती ही आती हैं। एग्जीक्यूट, इसे F10 करके देखेंगे अब। रिजल्ट में देखेंगे डाटा आया या नहीं आया। आजा भाई, चलो कंटिन्यू कर देता हूँ। आ गया डाटा, देखो एक और दो दोनों रिजल्ट हमारा आ गया। क्या गड़बड़ थी, दो गड़बड़ की थी हमने। एक तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं लगाया था कंस्ट्रक्टर में जो यूज किया हुआ है कंट्रोलर के, और दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम गलत था। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं, यही पोस्ट वाला। पोस्ट वाले में क्या है, सेम क्वेरी तो वही है। अच्छा, पोस्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंसर्ट इनटू db.employees वैल्यूज। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आईडी ऑटो जनरेट हो, आईडी यहां से अपने आप जनरेट होनी चाहिए। तो आओ इसे सही कर लेते हैं, आईडी को टेबल्स पे खोलते हैं।
इसे ऑटोमेटेड प्रॉपर्टी बना देते हैं आईडी को। एडिट, कहाँ गया डिजाइन, डिजाइन पे गए, आईडी सेलेक्ट किया हमने, यहां पे नीचे नीचे आए, आइडेंटिटी ये रहा, इसको बोला भाई हाँ आइडेंटिटी कॉलम बना दे, तो क्या बोल दिया, यस हाँ आइडेंटिटी बना दे, यस कर दे, 1 1 एक एक से शुरू कर दे। सेव करते हैं, कह रहे अब डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते, आई थिंक बिकॉज डाटा पड़ा हुआ है इसलिए। तो हम क्या करते हैं, डिलीट फ्रॉम ट्रंकेट टेबल कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम, आइडेंटिटी कॉलम बना रहे हैं आईडी को। डिजाइन भाई सेलेक्ट कर लिया मैंने, आईडी कॉलम, नीचे नीचे गया। एक्चुअली परमिशन का भी होता है, पता नहीं मैंने अपने यूजर को परमिशन दे रखा है आईडी बनाने का या नहीं टेबल का, अदरवाइज ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी टेबल। नहीं, तो मैंने अपने यूजर को मतलब परमिशन नहीं दे रखी कि आप कर चेंज कर पाओ, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ है हमारी टेबल, ये नहीं ना, हाँ जी यही थी। तो ड्रॉप टेबल हमने एम्प्लॉयज कर दिया, और यहाँ पे क्या बना दिया, आइडेंटिटी 1 1, ठीक है, 1 1 आ गया और चला दिया, हो गया हमारा आइडेंटिटी कॉलम बन गया। अब हमें देने की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। वापस आते हैं, इंसर्ट कर देते हैं 2 रो दोबारा से, ओ ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, इनटू dbo डॉट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज वैल्यूज, क्या क्या था, नेम था, सैलरी था, सिटी था, कंट्री था, और एक विवेक डाल देंगे। $35,000, कंट्री यही डाल देते हैं। ठीक है भाई, अब यही काम करेंगे, चेक करेंगे कि अपना वहां पे आते हैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी में। अच्छा इसमें क्या डाला है हमने, वैल्यूज में एक और डाल देते हैं अब इस बार। देखो यहां पे हम वैल्यूज अपने हाथ से नहीं डाल सकते, हमें क्या चाहिए, वैल्यूज में पैरामीटर चाहिए हमें। तो पैरामीटर क्या होंगे, ये देखो दिखाता हूं, पैरामीटर हमेशा एट द रेट से शुरू होते हैं। एट द रेट, पहला पैरामीटर क्या है, नेम, तो नेम, नाम सेम होना चाहिए, जो परम में डाला है वो नाम सेम होना चाहिए। याद रखना जो यहां पे लिखे हैं वो नाम और एट द रेट वाले नेम सेम होने चाहिए। क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, देखना अभी यही नाम होगा। सिटी एंड कंट्री सब कुछ सही है, बना दिया मैंने। अब ये नाम आएंगे कहां से, ये ऑटोमेटिकली इस परम में से प्रॉपर्टी को उठा के बाइंड कर देगा, नेम वाली को नेम के साथ, सैलरी को सैलरी के साथ, सिटी को सिटी के साथ, कंट्री को कंट्री के साथ। अब यही वाला कोड कॉपी पेस्ट करते हैं, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, एग्जीक्यूट आ जाएगा इस बार हम, क्योंकि क्वेरी चलानी है ना, क्वेरी जब लेनी होती है तो क्वेरी एसिंक, इस बार एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी।
तो एग्जीक्यूट असिंक। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हो गई, हमारा काम खत्म। हमने क्या कहा भाई, क्वेरी बनाई। क्वेरी में याद रखना है जो भी वैल्यू है, क्योंकि भाई एट द रेट नेम सैलरी सिटी कंट्री, तो जो फ्रंट एंड से आएगा वो आना चाहिए ना, जो एपीआई से आएगा, जो कंट्रोलर में ये वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए, जो याली वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए। तो हम अपने आप हार्ड कोडेड वैल्यू तो दे नहीं सकते। अब ये वैल्यू क्या आ रही है, प्रॉपर्टी में इसकी बाइंड हो जाएगी। आईडी मतलब नेम सैलरी बाकी चीजें सारी बाइंड हो जाएंगी इसमें। जैसे ही बाइंड हो जाएंगी, यहां पे कोड कॉल होगा और हमने एट द रेट करके दे दी वैल्यू। क्यों? क्योंकि सीक्वल सर्वर में पैरामीटर आपने स्टोर प्रोसीजर पढ़ा होगा, एट द रेट करके पैरामीटर जाता है। तो इसीलिए एट द रेट करके हमने वैल्यू दे दी, और यहां पे अंदर एग्जीक्यूट एसिंग करके क्वेरी और इंप्लॉय परम्स डाल दिया। वो अपने आप ही उठा लेगा इस प्रॉपर्टी में से, आपको कुछ नहीं करना। क्या ये कोड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। पढ़ Yes, लो sir. एक बार, विवेक तुम भी पढ़ लो, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जो इशू आएगा वो इसमें आएगा कि भाई एट द रेट नेम एट द रेट सैलरी सिटी कंट्री ये कहां से आया। तो वो मैं कह रहा हूं क्योंकि इंप्लॉय परम हम पास कर रहे हैं यहाँ पे पैरामीटर में, तो इस क्वेरी के अंदर जो भी पैरामीटर होंगे उनकी वैल्यू इसकी प्रॉपर्टी में से उठा लेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे क्योंकि गेट करना था तो कोई पैरामीटर पास नहीं किया हमने। तो तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, जब तुम गेट बाय नेम करोगे तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, अपडेट करोगे तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, डिलीट करोगे तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। बना लोगे, कर लो, लगा लोगे दिमाग? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो पहले भी इसे कर देता हूं। राइट आउट करते हैं। श्रीकांत दे देते हैं, सैलरी 5,000 दे देते हैं, सिटी सिंगापुर डाल देते हैं, कंट्री भी सिंगापुर डाल देते हैं। चलो भाई, डाल दी हमने सारी इंफॉर्मेशन। क्लिक किया एग्जीक्यूट पे, हुआ भी नहीं हुआ, 200 आ गया, मतलब हो गया है। डिबग करके भी आपको देख लेंगे हम लोग अभी, फिलहाल के लिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉइज, और सेलेक्ट किया हमने तो डाटा कहां पे आ गया हमारा, 3 वाला भी आ गया। अब एक बार डिबग करके भी दिखा देता हूं। रोहित 4,000, इंदौर, इंडिया। डिबगर कहां लगाएंगे? पोस्ट वाले में, क्रिएट वाले में। एग्जीक्यूट जैसे ही क्लिक किया, डिबगर आ गया। इंप्लॉय परम में ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी में सारी वैल्यू बाइंड हो गई। अच्छा सॉरी, फ्रंट एंड से दिखाना था ना, पर समझ गए हो तुम लोग। फ्रंट एंड में यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे बाइंड हुई होगी, फिर वहां पे कॉल किया उसने क्रिएट मेथड, तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी आया। समझ गए लिंक? समझ गए नहीं समझे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब डाटा आ गया, क्वेरी बन गई। अभी तो क्वेरी बनी है। अभी क्वेरी चेक करोगे तो देखो एट द रेट नेम सैलरी यही सब चीजें हैं। क्वेरी वो सीक्वल सर्वर में जब एग्जीक्यूट करेगा तब लेगा, अभी नहीं लेगा। अब इसने ले ली, अब ले ली, अब ऑटोमेटिकली वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई और डाटा आपके सामने 200 रिजल्ट आ गया। और जब यहाँ पे बैकएंड में आपने रन किया तो डाटा हमारा बहुत बढ़िया से सेव हो चुका है। रोहित 4,000 इंडोर और इंडिया। क्लियर है? कोई डाउट है? Clear. क्लियर है सर। ठीक है, अभी इसे मैं आधे घंटे में ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसे प्रैक्टिस करो अच्छे से और चारों कर लेना मेथड, क्योंकि कई बार अगर एंटिटी फ्रेमवर्क में आप फंस भी जाओगे, पर ये भी बता दिया आपने तो ऑलरेडी आपके अच्छे पॉइंट लगेंगे, और इसका काफी यूज होता है डैपर का। ठीक है, यस चलो सर। कोई क्वेश्चन है आज की क्लास का? मेनली हमने क्या सीखा, एक तो स्टेप बाय स्टेप हमने सारा डैपर का प्रोसेस कर लिया।
जो 2-3 चीजें हमने डिफरेंस देखी, वो क्या देखी कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्लास तो सेम थी, बस ये बोला कि यहाँ पे रिपोजिटरी में, वहां पे रिपोजिटरी पैटर्न के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट लिखते थे, यहाँ पे एक अलग से फोल्डर बना के कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया इसे हमने, और रिपोजिटरी तो सेम ही रही। और हमने वो देखा कि भाई एंटिटी बोल दिया मॉडल को यहाँ पे, और पैरामीटर के लिए अलग से एक क्लास बना दी हमने, वहां पे ऑटोमेटिकली पैरामीटर बाइंड हो गए। क्यों? क्योंकि पैरामीटर समटाइम्स एंटिटी से डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये 4-5 चीजें डिफरेंस थी, बाकी तो सब सेम ही था। कनेक्शन स्ट्रिंग सेम थी, प्रोग्राम डॉट सी एस में सेम था, बस वहां पे प्रोग्राम डॉट सी एस में बाइंडिंग करते हैं, यहाँ पे यहीं पे बाइंडिंग करा दी थी मैंने, कनेक्शन यहीं पे बना दिया था। एंटिटी फ्रेमवर्क में प्रोग्राम डॉट सी एस में बोलना पड़ता है कि भाई ये सिक्वल यूज सिक्वल सर्वर ये करके फलाना ढिमकाना। याद है? भूल गए? याद है सर। ठीक है, ठीक है, चलो फिर इसे प्रैक्टिस करो और फिर बताना जैसा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट की। ये खत्म हो गया वेब एपीआई, इतना ही है। मतलब वैसे तो जितना डीप में जाओगे तो बहुत डीप में जा सकते हो, बट हमारे कोर्स में इतना ही है और तुम्हारे लिए इतना इनफ है कोई भी वेब एपीआई का प्रोजेक्ट उठा के काम करने के लिए। सर इसका डेटा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं? ठीक है, इसका जो डॉक्यूमेंट हम डायरेक्टली ऐसे